नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, लगातार पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध और मजबूत हो और प्रगाढ़ हो, और इसके लिए आपसे हम गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक करें। उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए मित्रों, अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। मित्रों, लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है, लेकिन बड़े पैमाने पर ढील देने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। कुछ राज्यों को छोड़ दें तो अधिकांश राज्यों में दफ्तर खुल चुके हैं, बाजार खुल रहे हैं, शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, यानी लगभग सभी गतिविधियों को छूट मिलती जा रही है। यहाँ तक कि सड़क परिवहन भी खोल दिया गया है। केंद्र सरकार पहले ही कुछ ट्रेन शुरू कर चुकी है और कहा जा रहा है कि जल्द ही उन ट्रेनों की संख्या में वो इजाफा करने जा रही है। इस तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो हॉट स्पॉट को छोड़ दें, रेड जोन को छोड़ दें, तो बाकी जो जोन हैं, बाकी जो इलाके हैं, वहाँ अब गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, गतिविधियाँ सामान्य की तरफ जा रही हैं। हालांकि इतनी जल्दी इस तरह से ढील देना सही नहीं होता, ख़ास तौर पर ये देखते हुए कि संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन शायद अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत को देखकर राज्य और केंद्र दोनों जगहों की सरकारें बदहवास हैं। वो ठीक ढंग से सोच नहीं पा रही हैं, विवेकपूर्ण फैसला लेने की स्थिति में नहीं हैं। हड़बड़ाहट में इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ये तो पूछा ही जाना चाहिए कि अगर आप इतनी सारी ढील दे रहे हैं तो क्या आपने उससे जो स्थितियाँ निर्मित होने वाली हैं उसकी तैयारी कर ली है? आपने क्या ये सोच लिया है कि जो जो हो सकता है उससे मुकाबला कैसे किया जाएगा? इस संकट में मुख्य रूप से चूंकि बागडोर केंद्र सरकार के हाथ में है और वही इसका नेतृत्व कर रही है, तो जाहिर है कि सबसे ज़्यादा सवाल उसी से पूछे जाएंगे। अब देखा जाए तो मोटे तौर पर 5 ऐसे मोर्चे हैं जिन पर सरकार की परीक्षा होगी, सरकार को चुनौती मिलेगी और सरकार को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्या उन चुनौतियों की, उन समस्याओं की से निपटने की तैयारी केंद्र सरकार ने की है? पूरी दुनिया में माना जाता है कि जो लॉकडाउन का पीरियड होता है, दरअसल वो संक्रमण को रोकने यानी पॉज करने का एक उपक्रम होता है। लेकिन उस समय का इस्तेमाल किया जाता है कि जब लॉकडाउन में ढील दी जाएगी, उसको हटाया जाएगा, तो उस समय क्या किया जाना है उसकी पूरी तैयारी कर ली जाए। तो उस समय की जो परिस्थितियां बनने वाली हैं उसकी ज़रा पूर्व आकलन किया जाता है और फिर उसके बाद उसके हिसाब से तैयारी की जाती है। तो जो मैंने 5 मोर्चों की बात की है उसमें सबसे पहला मोर्चा है स्वास्थ्य तंत्र का मोर्चा। यानी जैसे ही ढील दी जाएगी और लोग इधर से उधर जा रहे हैं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा कम होगी, संक्रमण की रफ्तार बढ़ेगी, तो सबसे पहला चैलेंज स्वास्थ्य तंत्र के लिए आता है। तो क्या इन 2 महीनों में जो लॉकडाउन का पीरियड था, केंद्र सरकार ने इस स्वास्थ्य तंत्र को चुस्त दुरुस्त करने की कोई कवायद की है, कोई कोशिश की है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई भी प्रयास हुए हैं। बड़े शहरों को तो चलो मान लीजिए वहाँ पर कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और वहाँ आप मैनेज अभी तक कर रहे थे, लेकिन अगर छोटे शहरों में जाएं, कस्बों में जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो वहाँ हालात बहुत ही बदतर हैं। स्वास्थ्य तंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ न उपकरण हैं, न सुविधाएं हैं, न पर्याप्त संख्या में मेडिकल कर्मी हैं, स्टाफ हैं। और कायदे से इस दौरान केंद्र सरकार को चाहिए था कि वो कोई एक टास्क फोर्स बनाती, स्टेट्स में भी, राज्यों में भी टास्क फोर्स बनाए जाते और इस दौरान उन जगहों पर ये जो स्वास्थ्य तंत्र है उसको मजबूत करने की कोशिश की जाती। अब देखिए, हम तो जानते ही हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो रिपोर्टें आ रही हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं, भयानक हैं। भयानक तस्वीर है उन स्वास्थ्य केंद्रों की, हॉस्पिटल्स की, क्योंकि वहाँ ना तो बिस्तर हैं कायदे के, ना शौचालय हैं, ना साफ़ सफाई है। ऐसी सूरत में वो हॉस्पिटल, वहाँ का जो स्टाफ है, ये जो संक्रमण बढ़ेगा तो संक्रमित लोगों को कैसे अटेंड कर पाएंगे, कैसे उनको सुविधाएं दे पाएंगे, कैसे
उनका इलाज कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब दूसरा जो मोर्चा है वो स्वास्थ्य तंत्र से ही जुड़ा हुआ है दरअसल, कि जब बड़े पैमाने पर देश भर में पलायन हो रहा हो, मज़दूर अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हों, और जब ये लाखों लोग मज़दूर अपने गांव पहुंचेंगे तो जाहिर है कि संक्रमण की रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रेड जोन से भी वहाँ जा रहे होंगे, ऑरेंज जोन से भी वहाँ जा रहे होंगे, और उनमें बहुत सारे लोग संक्रमित होंगे। अभी एक सर्वे हुआ है जिसमें बताया गया कि बिहार में जो दिल्ली से लोग गए हैं उनमें से हर 4 में से 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों से, जो ख़ासतौर से मुंबई से और अहमदाबाद से, जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला हुआ है, वहाँ सब जाएंगे तो किस पैमाने पर वो संक्रमण फैलेगा। तो इस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने कोई सुविधा अभी तक विकसित नहीं की है उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में। और तो और पीपीई और मास्क वगैरह की सुविधा भी वहाँ अभी तक नहीं पहुँची है। हालांकि इन 2 महीनों में हमारे देश में मास्क का उत्पादन भी बढ़ गया है, पीपीई भी हमारे यहाँ बनने लगे हैं, लेकिन उन दूर दराज के क्षेत्रों में ये अभी तक नहीं पहुँचा है। अब आप सोचिए कि उन इलाकों में जब ये लोग पहुँचेंगे तो ये लोग कैसे उनकी टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि टेस्ट किट भी वहाँ नहीं पहुँचे होंगे। टेस्टिंग करेंगे, फिर ट्रेसिंग करेंगे, क्योंकि इनके और किन किन से संबंध है, वो तंत्र वहाँ नहीं है। इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो ये जो 3 टी हैं, ये वहाँ कोई इसकी गुंजाइश बचती नहीं है। फिर क्वारंटाइन कराने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी कोई तंत्र वहाँ नहीं है। तो आप ये मान लीजिए कि चूँकि स्वास्थ्य तंत्र कमज़ोर है, इसलिए इन दोनों मोर्चों पर सरकार को बहुत बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर एक बार ये तो अब माना जा चुका है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण पहुंच चुका है कोरोना का, और अगर ये बड़ी बुरी तरह फैला तो एक तरह का विस्फोट होगा कोरोना का और बड़ी तादाद में लोग मरेंगे। तो उस दिशा में ना तो ऐसा लगता है कि सरकार ने कोई ठोस तैयारी की है, सोचा है और कार्रवाई की है, ना ही राज्यों को निर्देशित किया है कि उन्हें क्या करना चाहिए इस सूरत में। तो एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए, खाली स्थान है जो चिंता पैदा करने वाली स्थिति का निर्माण कर रहा है। अब तीसरा मोर्चा जो है वो है करोड़ों लोगों को अनाज पहुंचाने का। सरकार ने कह तो दिया है कि वो 5 किलो आटा या चावल देगी और 1 किलो दाल देगी, अतिरिक्त जो राशन से उनको मिलता है उसके अतिरिक्त देगी, लेकिन हम जानते हैं कि पिछले 2 महीने में जो घोषणा की गई थी वही इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। सरकार भले ही दावा करती रहे, भले ही आंकड़े दिखाती रहे, लेकिन तमाम जगहों से ये रिपोर्ट मिलती रही है कि वहाँ ये अनाज वितरित नहीं हुआ है। दरअसल ये पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर चुका है हमारी सरकारों की बदौलत। उनकी जो नज़रिया रहा है इसके पीडीएस को लेकर, उसकी वजह से बुरी हालत है। तो अब जब लाखों मजदूर और पहुंच गए हैं वहाँ, तो उस सिचुएशन में वो अनाज का वितरण कैसे होगा, कैसे लोगों को मिलेगा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको कैसे दिया जाएगा, ये एक और बड़ी चुनौती है। और बड़ी चुनौती ये खौफनाक रूप भी ले सकती है अगर राशन की दुकानों में हज़ारों की तादाद में लोग जुटने लगे राशन के लिए, तो वहाँ कानून व्यवस्था की एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। मारपीट हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, खून खराब हो सकता है। और ये सिचुएशन अगर बननी शुरू हुई तो उसे कोई भी राज्य सरकार फिर संभाल नहीं पाएगी। तो एक ये मसला है। फिर जब इतने पैमाने पर लोग इकट्ठे होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी कबाड़ा हो जाएगा। तो ये एक तीसरा मोर्चा जो है वो बहुत ख़तरनाक रूप अख्तियार कर रहा है। सरकार को चाहिए था कि कुछ वैकल्पिक इंतज़ाम इसका किया जाता। जब उसने 2 महीने में देख लिया है कि जो उसने ऐलान किया था वो पूरा नहीं हो रहा है, वो डिलीवर नहीं हो रहा है, तो उसे एक वैकल्पिक व्यवस्था भी इस बीच में खड़ी करनी चाहिए थी, राज्यों की मदद से, राज्यों को साथ लेकर। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और अब पूरी तरह से राज्य सरकारों पर थोप दिया है कि तुम जैसे चाहे निपटो। तो ये स्थिति ऐसी है जिसमें केंद्र सरकार की लापरवाही भी है, कोताही भी है और जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की नीयत भी है। तो ये एक बहुत ही दिक्कत पैदा करेगी। अब इसके बाद आते हैं चौथे मोर्चे पर, जो कि रोज़गार का मोर्चा है। हम सब जानते हैं कि देश में पहले से ही
बेरोज़गारी की रफ्तार काफ़ी बढ़ चुकी थी। 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दिसंबर जनवरी तक हो चुकी थी, जब ये कोरोना संकट नहीं आया था। इस सरकार की बदौलत, इस सरकार की नीतियों की बदौलत, और इसके बाद कोरोना संकट के आने के बाद अभी अप्रैल में जो आंकड़े आए उसके हिसाब से 27% पहुँच गई, 7% से 27% पहुँच गई है। लेकिन और भी आंकड़े हैं जो बताते हैं कि शहरों में जो बेरोज़गारी है वो लगभग 80% तक पहुंच गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में वो 60-70% बेरोज़गारी हो गई है। तो ये सारे लोग पहुंच रहे हैं, सारे बेरोज़गार हैं। अब इनको काम चाहिए, तो काम कैसे देंगे आप? काम देने का कोई आपके पास रास्ता नहीं है सिवाय मनरेगा के। शुक्र है कि मनरेगा जैसी एक योजना थी जिसके ज़रिए केंद्र सरकार अब कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार मुहैया करा सकती है। इसीलिए उसने 40,000 करोड़ रुपए और इस योजना में डाले हैं, ताकि ज़्यादा लोगों को इसमें एनरोल किया जा सके, ज़्यादा लोगों को काम दिया जा सके। लेकिन वो धन भी अपर्याप्त है, क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पर लोग आएंगे तो उनके कार्य दिवस भी बढ़ाने हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, इसकी भी व्यवस्था करनी है, तो उसे और फंड का इंतज़ाम करना पड़ेगा। लेकिन ये तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात है। शहरी क्षेत्रों में वो क्या करेगी? शहरी क्षेत्रों में भी उसे इस तरह की कुछ योजना चलाने के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। तो ये एक बेरोज़गारी की बहुत बड़ी भीषण समस्या पैदा होने वाली है। और चूँकि ज़्यादातर मज़दूर गांव की तरफ चले गए हैं, तो सारा दबाव भी उसी तरफ है। शहरों में भी रह गए हैं, अभी भी बहुत सारे मज़दूर हैं, लेकिन वहाँ पर अभी एक्टिविटीज़ एकदम से शुरू होने वाली नहीं हैं। कम से कम 2-3 महीने अभी लगेंगे उन एक्टिविटीज़ को शुरू होने में। तो तब तक उन मज़दूरों से क्या काम करवाया जाएगा? वो मज़दूर कैसे सर्वाइव करेंगे इस भीषण गर्मी में, इस माहौल में और अनिश्चितता के बीच? तो खतरा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्राइम के रेट बढ़ जाएं, अपराधों की संख्या में इजाफा हो, क्योंकि उनके पास जीने का कोई साधन नहीं होगा। तो लड़ाई झगड़े, मारपीट, चोरी, ये सब चीज़ें बढ़ सकती हैं। ये एक नई समस्या खड़ी करेगी कानून व्यवस्था की। तो एक कानून व्यवस्था की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में होगी और एक यहाँ होगी। तो ये इसका बेरोज़गारी के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, जिनमें से एक एस्पेक्ट ये भी है। अब पांचवी और अंतिम बड़ी चुनौती है, जिसकी भी तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से बहुत दिखती नहीं है। वो तैयारी इसकी है कि जब अब आप उद्योग धंधे शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बिना मज़दूरों के वो शुरू नहीं हो सकते हैं, और वो सारे मज़दूर अब गांव जा चुके हैं, तो उनको वहाँ से वापस बुलाना एक भारी चुनौती है, जो अभी अभी केंद्र सरकार के विश्वासघात को भुगत कर गए हैं। उसकी संवेदनहीनता उन्होंने देखी है कि किस तरह से सरकार ने उन्हें मझधार में छोड़ दिया, उन्हें बेसहारा छोड़ दिया, उनकी किसी तरह की मदद नहीं की, ना उनको घर पहुंचाने में, ना ही शहरों में ठीक ढंग से रहने के। तो ये तमाम तरह की समस्याएं हैं, जिसकी वजह से शायद वो अभी लौटने की कोशिश नहीं करेंगी। उनका विश्वास जीतने की कोई कवायद केंद्र सरकार की तरफ से हुई नहीं है। कहा जाता है कि मंत्री जो हैं थावरचंद गहलोत, उनकी अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय समिति बनी थी। उसने अपनी एक रिपोर्ट पीएमओ को दी है, प्रधानमंत्री को दी है, जिसमें कुछ सिफारिशें की गई हैं। जैसे जो मज़दूर शहरों में काम करेंगे उनको आयुष्मान भारत से जोड़ दिया जाएगा ताकि मुफ्त इलाज मिले, वगैरह वगैरह कुछ ऐसी स्कीम्स हैं। लेकिन ये स्कीम्स इतनी आकर्षक नहीं हैं जो भरोसा पैदा करे उन मज़दूरों में जो यहाँ भुगत कर गए हैं। और बहुत सारे हज़ारों लोग तो पैदल गए हैं, रिक्शे से गए हैं, साइकिलों से गए हैं। वो तो बिल्कुल भी लौटने के लिए शायद अभी तैयार मानसिकता में नहीं होंगे। तो उनको बुलाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और जब तक उनको बुलाया नहीं जाएगा तब तक ये उद्योग धंधे बंद ही रहेंगे। इन उद्योग धंधे को अगर चालू नहीं किया गया तो अर्थव्यवस्था भी वहीं की वहीं ठहरी रहेगी। ये ढील देने का कुछ बड़ा असर या फ़ायदा सरकारों को होगा नहीं। तो ये 5 बड़ी भीषण चुनौतियां हैं जिनके ऊपर सरकार को इन 2 महीनों में काम करना चाहिए था। इन 2 महीनों पे फोकस करके इनकी पूरी तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। कम से कम अभी तक तो सरकार के रवैये से, उसकी चाल ढाल से, उसके चरित्र से ऐसा नहीं लगता है कि उसने इन मोर्चों पर कोई ठोस काम किया है। और जाहिर है कि अगर ठोस काम नहीं हुआ है तो सरकार मुस्तैद नहीं थी, सरकार
के पास अनुभव नहीं है, सरकार के पास दृष्टि नहीं है, सरकार के पास समझ नहीं है, सरकार दिशाहीन होकर काम कर रही है और इसका असर पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। देश का बंटा ढार हो सकता है, देश का भारी नुकसान हो सकता है। तो केंद्र सरकार के अब रवैये पर नज़र रखिए, देखिए कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में वो क्या करती है इन 5 चुनौतियों से निपटने के लिए। और अगर वो ठोस नहीं करती तो मानिए कि हम सब, आप, पूरा देश एक खतरे में चला जा रहा है, गड्ढे में गिरता जा रहा है। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो चर्चा। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।